नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता अठ नहीं रही है का पठन करेंगे, भावार्थ करेंगे और करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए इस सुंदर कविता का पठन करते हैं। अठ नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। एक लघु कविता है, लेकिन अपने आप में फागुन के पूरे सौंदर्य को समाहित किए हुए है। कवि फागुन मास के सौंदर्य से इतना अभिभूत है कि उसे फागुन मास की आभा समाती हुई नहीं दिख रही है। चारों ओर फागुन मास में जो प्रकृति का सौंदर्य है वो उसे दिखाई दे रहा है और उस सौंदर्य से कवि इतना प्रेरित हो गया है कि उसने फागुन मास का मानवीकरण कर दिया है। फागुन मास उसे कहीं सांस लेता दिखाई दे रहा है, अपनी सुगंध से भरता हुआ दिखाई दे रहा है समस्त वातावरण को। इतना ही नहीं, आकाश में सुगंध जो खुशबू है, सुरभि जो है वो पंख लगाकर उड़ जाती है। तो इस सौंदर्य के दर्शन कवि को हो रहे हैं और उसने बड़ा ही सुंदर ढंग से ये चित्रण किया है कि फागुन माह का जो सौंदर्य है उसमें पूरी तरह से कवि डूब गया है। और क्या कहता है कि हे फागुन, जब तुम सांस लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई सांस के साथ सुगंध से चारों ओर खुशियां भर देते हो। चारों ओर प्रसन्नता छा जाती है और समस्त वातावरण, ये पर्यावरण तुम्हारी सांस के साथ ही महक उठता है। इतना ही नहीं, अपनी सुगंध में तुम पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो और जब आकाश में सुगंध उड़ेगी तो समस्त आकाश भी सुगंधित हो उठेगा। कवि सौंदर्य से भरपूर फागुन माह के सौंदर्य से पूरी तरह से अभिभूत हो गया है और निरंतर उसको निहारता रहता है। कवि कहता है कि मैं अगर आंख हटाना भी चाहूं तो आंख हट नहीं रही है, क्योंकि उसका सौंदर्य दर्शन जो है वो उसे ये अनुमति ही नहीं देता कि वो अपनी दृष्टि को उस सौंदर्य से हटा पाए। कवि देख रहा है कि जो नए पत्ते हैं, उन पत्तों से लदी हुई जो डालें हैं वो बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही हैं और दूर दूर तक आप देखें कैसे प्रकृति का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। अब पत्ते, कहीं पे लाल पत्ते, कहीं पे हरे। लाल जो नव पल्लव होते हैं, नए नए पत्ते जब आते हैं तो एक लालिमा लिए हुए होते हैं, जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं। तो वो लालिमा कवि को दिखाई पड़ रही है, इसलिए वो कह रहे हैं कि कहीं पे लाल लाल कोमल पत्तियां जो अभी प्रस्फुटित हुई हैं, अभी हुई हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कवि को कि जो फागुन के हृदय पर धीमी धीमी जो मंद मंद गंध है उसको बिखेरती हुई एक फूलों की माला जैसी पड़ी हुई है। तो ये जो इस तरह का सौंदर्य है, उस सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा, उसका सौंदर्य इतना फैल रहा है कि कवि को लग रहा है कि कहीं भी वो इस सौंदर्य को समेट नहीं पा रहा है, समा नहीं पा रहा है। तो ये था इसका भावार्थ। आइए अब करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है कि छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। तो कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, आपको ये लिखना है। देखिए, छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है कि प्रकृति के माध्यम से मानव मन को चित्रित करना, अर्थात प्रकृति का मानवीकरण करना, पर्सोनिफिकेशन। तो फागुन माह को सांस लेते हुए इसमें चित्रित किया गया है। घर घर में सुगंध भरते हुए प्रदर्शित किया गया है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो।
फिर कवि प्रकृति के साथ इस तरह जुड़ जाता है कि प्रकृति के सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि नहीं हटा पाता और उसका मन प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से तृप्त नहीं होता और वो कहता है कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कविता में अनेक स्थानों पर आपने देखा है कि फागुन की प्रसन्नता, वसंत ऋतु की प्रसन्नता मानव के मन के रूप में अत्यंत सुंदर ढंग से चित्रित की गई है। प्रश्न है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। स्वाभाविक सी बात है कि कवि जो है वो प्रकृति प्रेमी है, वो प्रकृति का सूक्ष्मदर्शी भी है। अपनी रुचि के अनुसार प्रकृति में वो क्या करता है, सौंदर्य के दर्शन कर लेता है और फागुन मास में जो प्रकृति का सौंदर्य है हर ओर उल्लास बिखेरता है, उमंगों और तरंगों से भर देता है। तो रंग रंग के पुष्पों और सुगंधित वातावरण से कवि का मन अभिभूत होता है, नाच उठता है। इसी कारण कवि की आंख इस सुंदरता से नहीं हट रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति की व्यापकता का वर्णन कवि ने अनेक रूपों में किया, आप देख सकते हैं। जैसे फागुन मास में प्रकृति के सौंदर्य का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है, चारों ओर फैला हुआ है, जिसे हम नए नए पत्तों के और जो रंग रंग के पुष्प हैं उनके रूप में वृक्षों पर देख सकते हैं। अब फिर इस प्राकृतिक सौंदर्य का जो प्रभाव है वो मानव मन पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि कवि स्वयं इस बात को स्वीकारता है कि इस सौंदर्य से वो इतना प्रभावित है कि वो कहता है कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। और फागुन का ऐसा सुंदर प्रभाव है कि हर ओर उत्साह उल्लास के साथ उमंग और तरंग से मन प्रफुल्लित हो जाता है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। जी, फागुन में सौंदर्य जो है और वो भी बसंत का सौंदर्य बिखरा पड़ा होता है। प्रकृति अपने यौवन पर होती है। पतझड़ के कारण जो वृक्ष उदासीन थे वो नव पल्लवों और पुष्पों के आ जाने से प्रफुल्लित हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। समस्त वातावरण उत्साहित हो उठता है। आम के पेड़ों पर आप देखते हैं कि जो कोयल बैठी होती है वो मधुर गान करने लगती है और वातावरण में एक सुगंध व्याप्त हो जाती है। जबकि अन्य ऋतुओं में या तो बहुत ठंड होती है या जलाने वाली गर्मी। तो फागुन में वातावरण इस तरह का होता है, ताप ऐसा होता है कि तन को सुखद और मन को हर लेता है। इन कविताओं के आधार पर निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि निराला जी छायावादी कवि थे और उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। मुक्त छंद जो किसी तरह के मीटर में कोई बद्ध नहीं था कि उसका कोई निश्चित मीटर हो, या उन्होंने अपनी बात, अपनी अभिव्यक्ति को श्रेष्ठ माना कि हम जिस तरह से अपनी बात कहना चाहें वो कहें। तो मुक्त छंद का प्रयोग उन्होंने किया और उनका शब्द चयन जो था वो बड़ा अनूठा, आप देख सकते हैं इस कविता में भी तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। प्रकृति के चित्रण में जीवन के दर्शन होते हैं। प्रकृति को मानव के समान व्यवहार करते हुए चित्रित करना अर्थात मानवीकरण। बादल गरजो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत खास बना देती हैं उनकी शैली को। और कविताओं में संगीतात्मकता एवं भाषा में पूर्ण प्रवाह है, यानी जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने का मन करता है, बड़ी सहजता के साथ हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब एक प्रश्न है आपका कि होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। तो आप सभी इस बात को अनुभूत करते हैं कि होली के आसपास जो प्रकृति का सौंदर्य है वो दर्शनीय होता है। एक हल्की मीठी मीठी ठंड होती है, ठिठुरन समाप्त हो गई होती है और गर्मियों का सिर्फ प्रवेश मात्र होता है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो वातावरण का जो तापमान है वो तन को लुभाने वाला होता है। इसी प्रकार पेड़ पौधे पुष्पित और पल्लवित होने लगते हैं। कोयल की कूक और भंवरों का गुंजार वातावरण को उत्साह से भर देता है और चारों ओर पुष्पों की सुगंध फैल जाती है। तो ये थी हमारी आज की कविता, निराला जी द्वारा रचित अर्थ नहीं रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैं और प्रेरित होंगी आपके लिए और कुछ ऐसे खूबसूरत वीडियो बनाने के लिए जो आपके काम आ सके। धन्यवाद।